मंच पर बैठे हमारे सभी सम्माननीय नेतागण, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी माताएं बहनें, साथियों, आज जो आंदोलन है हम इसको तीन कानून कह के पीट रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आंदोलन 3 कानूनों तक सीमित नहीं है। 3 कानून 5 जून को लागू हुए, उस पर भी स्टे लगी। क्या उसके पहले किसान सुखी है? क्या उसके पहले आमजन सुखी है? क्या इन 3 कानूनों से ही हम बर्बाद हुए? उसके पहले हम ठीक है? अभी आज एक रिपोर्ट आ रही थी कि पिछले 3 साल में 36,000 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार ने बैन कर दिया, सरकार ने बहुत सी रिपोर्टें दबा दी, सरकार ने छटनी कर दी। ऐसे केस को आत्महत्या नहीं माना जाएगा, वैसे केस को आत्महत्या नहीं माना जाएगा। जिसमें पर्चे दर्ज हुए केवल वो केस 36,000 है। अगर कुल गिनती में लाए तो लाखों में पहुंचेगी। इतने किसानों ने आत्महत्या की कि वो परिवार नहीं चला पाए, जिंदा रहने के काबिल बचे नहीं है, परिवार के खर्चे नहीं चले हैं और उन्होंने मौत को गले लगाए। क्यों है ये स्थिति? ये नहीं है कि देश में गरीबी है, देश में पैसा नहीं है, देश में संसाधन नहीं है, ऐसा नहीं है। देश में संसाधन है, देश में पैसा है, लेकिन उसका बंटवारा सही नहीं है। कुछ लोग उस पे कब्जा कर गए। अगर सारे देश की जमीन, सारे गांव की जमीन एक आदमी के पास हो और सारे गांव का माल एक आदमी के पास हो, तो फिर पूरा गांव क्या करेगा? भूखा ही मरेगा ना। ठीक वैसे ही है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, माल है, लेकिन उस पर कब्जा कुछ लोगों का है। अब आप हिसाब लगाएं कि अभी कुछ दिन पहले आंकड़ा आया था कि लॉकडाउन लगने के बाद देश की जीडीपी 24% नीचे गिरी है। जीडीपी का मतलब होता है जो खरीद फरोख्त पूरे देश में हुई, जो लेन देन हुआ, उसको देश की जीडीपी बोलते हैं। उससे आंका जाता है कि देश तरक्की कर रहा है कि देश पीछे हट रहा है। अगर पिछले साल से लेन देन ज्यादा हुआ तो माना जाएगा कि देश ने तरक्की की। तो 24% नीचे गई, यानी देश में गरीबी आई। और इसी लॉकडाउन के दौरान अंबानी की आमदन 73% बढ़ी। 73%, यानी जितने टाइम में वो पिछले साल 100 रुपए कमाता था, उतने टाइम में लॉकडाउन के अंदर 173 कमाए। और फिर कुल उसका आंकड़ा आया कि 1 घंटे के अंदर 90 करोड़ कमा रहा है। एक दिन में 2160 करोड़ बढ़ता है। 2160 करोड़ का मतलब है कि इस वक्त पंजाब और हरियाणा के अंदर जो अच्छे स्टेट हैं, दूसरे स्टेटों की बात नहीं करता, जो पंजाब और हरियाणा जैसे अच्छे स्टेट हैं, उनके अंदर एक दिन की कमाई में करीब 9,000 एकड़ जमीन खरीद सकता है। एक दिन की कमाई में 9,000 एकड़ खरीद सकता है। इतनी आमदन एक आदमी की है। और दूसरी तरफ इसी देश के अंदर जो 2014 का आंकड़ा आया किसानों का, 2014 का, मेरा नहीं है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का जो आंकड़ा आया कि किसान को खेती से क्या बच रहा है, उसका जो आंकड़ा आया, उसका देश की एवरेज आई
₹3081 प्रति महीना। बाकी धंधों से क्या कमाता है अलग बात है, किसी ने कोई दुकान खोल ली है, किसी का कोई और कारोबार है, कोई मजदूरी कर लेता है, अलग बात है। खेती से क्या आया? एक आदमी एक परिवार को, आदमी को नहीं, एक परिवार को ₹3081 एक महीने के बचे। अब उसमें अलग अलग स्टेट का दिया गया। पंजाब की सबसे ज्यादा आमदन आई ₹10,000 प्रति परिवार एक महीने की। अब 10,000 में परिवार नहीं चलता। हरियाणा की आई ₹7,800 प्रति परिवार। और अगर हम यही आमदन अगर हम उड़ीसा की देख लें तो उड़ीसा की आमदन आई केवल ₹900 प्रति महीना प्रति परिवार, केवल ₹900 2014 में। अब क्या ये जीने का तरीका है कि एक आदमी के पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है और एक आदमी के पास उसी देश के अंदर एक दिन में 2160 करोड़ रुपए बटते हों? अब आपका रहा कर्जा। अब कर्जे का जो आंकड़ा है, करीब 11% लोन खेती पे दिया जाता है कुल देश के लोन का, करीब। अब उसमें भी एक और कर दिया, शायद 17-18% था इंडस्ट्री को और खेती को, एग्रो इंडस्ट्री को और खेती को। उसमें खेती को जो था वो करीब 11% दिया जाता था, उसमें और बदल के कर दिया कि अब अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाएगा। यानी आगे खेती पे लोन घटेगा, एग्रो इंडस्ट्री में बढ़ेगा, आपका लोन और कम होगा। अब इतने छोटे से कर्जे के अंदर अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग निकाल दें तो करीब 7.5 लाख करोड़ रुपया ये बनता है, जो आज के टाइम में पूरे देश के किसानों पे कर्जा है। और उस कर्जे की वसूली के लिए, उस कर्जे को वापस लेने के लिए किसी की जमीन की नीलामी, किसी के पोस्टर लगाए बैंकों में, किसी का मुकदमे दर्ज किए, किसी के चेक लगाए, और आखिरकार उस किसान को इतना मजबूर कर दिया कि उसको मरना पड़े। अभी हमारे सामने 2 केस आए। एक आया कि एक किसान की शाहबाज शुगर मिल से गन्ने की पेमेंट गई पीएनबी बैंक का खरीदवा में, और उसने उसके बैंक के जो गन्ना था, गन्ने की पेमेंट से 24,000 रुपये काट लिए। एक और रिपोर्ट आई कि एक आदमी की बुढ़ापा पेंशन थी, वो डिफॉल्टर था, बुढ़ापा पेंशन थी, पिछले 9 महीने से उसको बुढ़ापा पेंशन नहीं थी, वो लोन में काट ली। बुढ़ापा पेंशन होती है जिंदा रहने के लिए, बुढ़ापा कट जाए, यानी मरे बेशक पैसे आने चाहिए। ये सख्ताई है किसानों में। और उसी देश में आज 15 लाख करोड़, यानी पूरे देश के किसानों से 2 गुना बैंकों ने मार लिया, जो वसूला नहीं जा सकता, जिसको एनपीए बोलते हैं। एनपीए का मतलब है जो मर गया उसको छोड़ दो। डिफॉल्टर कितने वो अलग बात है, मैं कहता हूं जो वसूला नहीं जा सकता उसको बोलते हैं एनपीए। वो हो गया है 15 लाख करोड़, और वो 15 लाख करोड़ में 1% किसानों का है, 99% पूंजीपतियों का है। अब उस 15 लाख करोड़ में एक भी पूंजीपति मरा हो तो बता दीजिए, एक भी पूंजीपति को जेल हुई हो तो बता दीजिए, एक भी पूंजीपति को कोई इस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया कि उसकी फोटो लगा के उसको बदनाम किया गया हो तो बता दीजिए। हमने आरटीआई लगाई कि 500 करोड़ से ज्यादा के कितने लोग डिफॉल्टर हैं। हमारे पास आरबीआई का जवाब आया कि हम बता नहीं सकते, हम बताएंगे तो देश का बिजनेस खराब हो जाएगा। देश के बिजनेस की चिंता है, पैसे मरे तो मर जाएं। और हमारे आदमी का नाम लिखा और फोटो लगाई और पूरा बोर्ड बैंक के अंदर टांग दिया, और वो तो हमने सख्ताई बरती, वरना तो गांवों में पोस्टर लगाने की प्रोग्राम था। यूपी में मैं सोसाइटी थी, उसमें गया, उसमें लिखा हुआ दीवार पे लिखा हुआ कि ये नाम का किसान
इस गांव का 15,000 रुपए का डिफॉल्टर है हमारी सोसाइटी का, केवल 15,000 का। तो ये दोगली नीति जो देश के अंदर है उसको तोड़वाने की जरूरत है। आज जरूरत है व्यवस्था बदलने की। ये देश अंबानी और अडानी के लिए आजाद नहीं कराया था, ये देश उनका नहीं है, वो देश के कुछ नहीं लगते हैं, वो देश के वफादार नहीं है। आज जो मैं बता रहा हूं 2160 करोड़ एक दिन के कमा रहा है अंबानी, क्या वो हिंदुस्तान पे खर्चेगा? वहम मत करना, हिंदुस्तान पे नहीं खर्चेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में खर्च सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके बिजनेस पे खर्च कर सकता है। हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में नहीं खर्चेगा। लेकिन अगर ये पैसा किसान पे की आमदन बढ़े, यानी हो क्या रहा है, आपके हिस्से का पैसा कट के गया, अब आप पूछे कैसे गया? देश की जनता के हिस्से का पैसा कट के गया, अगर अब आप पूछे कैसे गया? हमारा कैसे लूट के ले गया वो? 4 साल पहले आपको पता है दाल का भाव 200 रुपये हुआ था। दाल पिछले साल कम थी, उस साल में ज्यादा थी। आज भी कोई भाई रिकॉर्ड निकलवा के देख सकता है। फिर 50 रुपए का 200 रुपये कैसे हुआ? सरकार से मिले देश के चंद लोग, 7 या 8 लोग थे, महाराष्ट्र की सरकार से मुख्यमंत्री से तालमेल किया, उसने एक चिट्ठी लिखी कि महाराष्ट्र से दाल की स्टॉक सीमा हटाई जाती है। कहीं अखबार में नहीं आया, कहीं टेलीविजन में नहीं आया, कहीं नहीं आया, केवल एक चिट्ठी लिखी जिसका उन्हीं 7-8 लोगों को पता है। और उन्होंने पूरे देश की दाल खरीदी, जहां से आयात होनी थी वो भी खरीदी, दाल को ब्रेक किया, काबू किया अपने गोदामों में और दिखा दिया कि देश में दाल है नहीं। और देश में दाल है नहीं तो 50 रुपए वाली दाल का 200 रुपए गया। आप जितने लोग बैठे हो सभी दाल खाने वाले, पूरा देश दाल खाता है, पूरे देश की जेब से पैसा निकल के गया। और मालूम ये हुआ है कि अकेले अडानी ने 1 लाख करोड़ दाल में कमाया था, अकेले अडानी ने। अब वो किसकी जेब से निकला? आपकी जेब से निकला। और बस यही फार्मूला है। आपसे प्याज 8 रुपए किलो में खरीदा और वही प्याज वापस जब बेचा तो 80 रुपए किलो में बेचा। उसी गांव से प्याज बिकने के लिए मंडी में गया था और उसी गांव में दुकान से प्याज वापस आया गांव में। 8 रुपए किलो में खरीदा और 80 रुपए किलो में बेचा। हमारी सरकार आज तक ये कानून नहीं बना पाई कि आखिर कितना मुनाफा लेगा। क्या 10 गुना? क्या 10 गुना मुनाफा लेगा? नहीं कानून बना पाई। कैसे कमाते हैं? एक और उदाहरण दे दूं आपको। मेरी बहन बीमार हो गई, दाखिल कराई मोहाली में, छुट्टी मिली, डॉक्टर ने पर्ची लिखी, दवाइयाँ लिखी, हिसाब लगवाया वहाँ जो दुकान थी केमिस्ट की कि भैया बता दो कितने पैसे की है। उसने बताया 26,500 की है। वो वहाँ से नहीं ली। मेरी दूसरी बहन हाई कोर्ट में वकील है, वहीं थी वो, उसने कहा कि वहाँ हाई कोर्ट में एक केमिस्ट है, उससे एक बार पता कर ले फिर ले लेंगे। तो हाई कोर्ट में जो केमिस्ट था वहाँ से आई केवल 5,500 की। अब वो जो बीच का 21,000 रुपया है वो किसके पास जाना है? उन कंपनियों के पास। बस ये लूट है। और इस लूट से जब तक छोटा आंदोलन नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल का मैटर है और पूरी दुनिया आपके आंदोलन को देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है आपके आंदोलन को कि अगर हिंदुस्तान में ये आंदोलन जीता गया तो फिर हो सकता है पड़ोस के कई देशों में आंदोलन उठ जाए। जरूरत है व्यवस्था बदलने की। ये चीज अमेरिका में ठीक है, हो सकता है, आबादी कम है और पैसा ज्यादा है, आबादी कम है, जमीन ज्यादा है, वहां लागू हो सकता है। वहां पे तो इलाज फ्री है,
किसी भाव उनको मतलब ही नहीं, दवाई का महंगी हो जाएगी, आदमी टेलीफोन करेगा, एम्बुलेंस घर पे लेने आएगी, इलाज करा के छोड़ के जाएगी। वहां तो पढ़ाई फ्री है, आपका खर्चा है ही नहीं। वहां तो बुढ़ापा फ्री है, आपका खर्चा है ही नहीं। तो ये जो चीज है, ये अंतर है यहाँ में और अमेरिका में, और ये पॉलिसियां हैं, ये पॉलिसियां हिंदुस्तान के काबिल नहीं है। इसलिए ये आंदोलन लड़ना हमारी मजबूरी है, और ये आंदोलन तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक हम जीत नहीं जाते, तबाही बेशक हमारी हो जाए। अब सरकार कहती है हम उठा देंगे। अब आ रही है ना खबरें कोरोना के नाम से, कोरोना के नाम से आ रही है, ऐसे जैसे मुसलमानों को बदनाम किया था ना वो मस्जिद में, कि मस्जिद में मुसलमान थे, उन्होंने कोरोना फैला दिया, पूरा देश कोरोना फैला दिया, पूरे देश तबाह कर दिया, मुसलमानों ने बदनाम कर दिया ना। अब ये आ रहे हैं किसानों को बदनाम करने के लिए कि ये देखो किसान मानते नहीं, सारे बिना मास्क के बैठे हुए हैं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ से कोरोना फैलेगा, ये गांव में जाएंगे वहाँ कोरोना फैलेगा, अब कोरोना से देश तबाह हो जाएगा, इनको उठाओ। आपसे अपीलें करेंगे, दिल्ली में मत जाना, कोरोना हो जाएगा। आपसे अपीलें करेंगे, उठ जाओ, कोरोना खा जाएगा। मैं कहता हूँ कोरोना नाम की बीमारी पैदा ही नहीं हुई। इटली वालों ने पोस्टमार्टम करके खबर आ रही थी, उन्होंने बताया कि कोरोना नाम की बीमारी पैदा नहीं हुई। और एक और बात, अगर कोरोना होता, हम सारे बैठे हैं यहाँ, नंगे मुंह के बैठे, पास पास बैठे हैं, सारे देश में घूम घूम के भी आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ भी इकट्ठी की है। अगर कोरोना होता तो अब तक तो हजारों मौतें कोरोना से हो जाती, और यहाँ पे एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई। तो ऐसे फ्रॉड करके सारे षड्यंत्र बीजेपी रच रही है, और फिर ये भी खबरें आ रही हैं, है तो वो झूठी, वो अखबार वाला बड़ा बदमाश है जिसने खबर छापी है कि इनको रात को उठाएंगे, बाय फोर्स उठाएंगे, सर्वे कर लिया, ये है वो है। बड़ा अखबार वाला वो हमेशा ही हमारे खिलाफ लिखता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सरकार में हिम्मत है कि गोली से उठाएंगे, डंडे से उठाएंगे, तो फिर हम सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं, बिल्कुल खुली चेतावनी दे देना चाहते हैं कि जो जोर आप में है लगा लेना, कसर मत गुजारना। ये जलियांवाला बाग हो सकता है, जलियांवाला बाग आप बना सकते हो, हम सबको आप गोलियां मार सकते हो, लेकिन घर को नहीं भेज सकते। आंदोलन चलेगा, आंदोलन चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। टाइम कितना लगे, बर्बादी कितनी, आप सबका